मुंबई। रावी इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रही थी। वो कॉलेज से घर जा रही थी। वैसे तो वो चारों ओर मिताली को ड्रॉप करके जाती थी, लेकिन आज वो उन दोनों से नाराज थी तो अकेली ही जा रही थी। लेकिन अचानक ही उसकी गाड़ी एकदम से रुकने लगी और फिर पूरी तरह से ही स्टॉप हो गई। रावी हैरान हुई क्योंकि कभी उसकी गाड़ी ऐसे में खराब नहीं होती थी। वो अपनी गाड़ी को साइड कर बाहर निकली और गाड़ी को देखने लगी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने बैग में से अपना फ़ोन निकाला और रावत मेंशन कॉल करने लगी ताकि किसी को हेल्प के लिए बुला सके, लेकिन तभी उसका ध्यान अपने फ़ोन पर गया जो स्विच ऑफ हो चुका था। शायद उसकी बैटरी डेड हो गई थी। रावी को गुस्सा आने लगा। तभी अचानक से वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी। रावी ने उस गाड़ी की तरफ देखा। वो गाड़ी भी उसकी लग्जरियस गाड़ी की तरह ही थी। इसका मतलब साफ था कि उसमें बैठा इंसान कोई अरागेरा इंसान तो होगा नहीं, लेकिन जब उसने उस गाड़ी में से निकलते हुए शख्स की तरफ देखा तो उसका मुंह बन गया, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं अभिमन्यु खुराना था। उसे देखते ही उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वही अभिमन्यु उसके पास आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ मिस वाइन, गाड़ी खराब हो गई? रावी ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, नहीं, मुंह धो रहा था, गाड़ी से बाहर निकलकर थोड़ी हवा खाने का तो बस वही खा रही हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम? अभिमन्यु तुरंत बोला, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है जिसके तुम्हारे खाने से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज तो तुम कुछ भी खा सकती हो जो तुम्हारा मन करे। रावी के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। उसने झट से पूछा, और ऐसी कौन सी चीज़ है? अभिमन्यु उसके करीब हुआ और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, जहर। ये बोलते हुए उसकी गर्म सांसें रावी को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसका जवाब सुनकर रावी उसकी तरफ देखती रह गई। वो गुस्से से बोली, और आपको ऐसा क्यों लगता है मैं जहर खाऊंगी? अगर ऐसा है तो आप पहले ही सुन लीजिए मिस्टर अभिमन्यु खुराना, बेशक से मुझे जितना मर्जी परेशान कर लीजिए, लेकिन मेरे जहर खाने के हालात तो कभी नहीं आ सकते। रावी रावत हूँ मैं, हारना नहीं सीखा मैंने, और जिंदगी से तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, जिंदगी से तो मैं तुम्हें हारने भी नहीं दूंगा, लेकिन अगर जीतना तुम मुझसे चाहती हो तो ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं होगा। अभिमन्यु खुराना सिर्फ जीतने का शौक रखता है और अब उसे तुम किसी ट्रॉफी की तरह लग रही हो। ये बोलते हुए उसने ऊपर से नीचे तक रावी को देखा तो रावी एकदम से कांप उठी। अगले ही पल उसने अभिमन्यु के सीने पर अपने हाथ रखकर उसे धक्का दिया और बोली, ये जो बिना इजाजत के आप मेरे करीब आते हैं ना मिस्टर अभिमन्यु खुराना, बंद कर दीजिए ये सब। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कोई मुझे मेरी इजाजत के बिना हाथ लगाए। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अभिमन्यु तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, और अभिमन्यु खुराना को इजाजत लेने की आदत नहीं। उसकी दो आदतें बहुत गलत है। एक तो जिसे वो छूना चाहे उसकी इजाजत न लेना, और दूसरा जिसे वो छू ले चाहकर भी उसे कोई और नहीं छू सकता। उसकी बात सुनते हुए रावी बस उसकी तरफ देख रही थी। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, व्हाटएवर, मुझे आपकी इन बातों में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं। मुझे फिलहाल और भी बहुत काम है, मुझे अपने लिए कैब ढूंढनी है। ये बोलकर वो आगे की तरफ बढ़ने लगी। अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और फिर वापस अपनी तरफ खींच लिया। रावी सीधा उसके सीने से लगी। अभिमन्यु उसकी तरफ देखते बोला, चलकर मेरी गाड़ी में बैठो, तुम्हें ड्रॉप मैं करूंगा। उसकी बात सुनकर रावी की आंखें बड़ी हो गई। अगले ही पल वो एटीट्यूड से बोली, बिल्कुल भी नहीं, आपकी गाड़ी में बैठने का कोई शौक नहीं है मुझे, नहीं मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आपकी हेल्प आप अपने पास ही रखिए या फिर किसी और को दीजिए। रावी रावत अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ढूंढ लेगी, उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। ये बोलकर उसने उसे दोबारा धक्का देना चाहा, लेकिन इस बार वो अभिमन्यु को जरा सा हिला भी नहीं पाई। अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए बोला, मतलब तुम नहीं मानोगी? रावी गुस्से से बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपकी गाड़ी में नहीं बैठूंगी। बेशक से कुछ भी हो जाए, पूरी रात मुझे यहीं पर रुकना मंजूर है। लेकिन अभी वो बोल ही रही थी कि अभिमन्यु ने अब खुद से ही उसे छोड़ दिया, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गोद में भी उठा लिया। रावी एकदम शॉक्ड रह गई। वो किसी बच्चे की तरह अब अभिमन्यु की गोद में सिमटी हुई थी। वो जोरों से अभिमन्यु के सीने पर अपने हाथ चलते हुए बोली, छोड़िए मुझे मिस्टर खुराना, अभी मैंने आपसे कहा था कि मुझे मेरी इजाज़त के बिना टच मत किया कीजिए, लेकिन आप है कि आप मेरी बात मानते ही नहीं हैं। आपको सुनाई नहीं देता, समझ में नहीं आता क्या? देखिए आप अपनी ये फालतू की हरकतें मेरे साथ नहीं कर सकते। मैं कोई अरी गरी लड़की नहीं हूँ जिसे आप अपने लुक्स और हॉट बॉडी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। मैं आपके जाल में नहीं फंसने वाली। अभी वो बोल ही रही थी कि अभिमन्यु ने गाड़ी का दरवाजा खोला और अगले की पल उसे फ्रंट सीट पर बिठा दिया। रावी बस उसकी तरफ देखती ही रह गई।
जैसे ही उसने गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, अभिमन्यु ने गाड़ी लॉक कर दी और अगले ही पल वो अब गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर इस वक्त तिरछी मुस्कुराहट थी। जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की, रावी गुस्से से बोली, मैंने आज तक आप जैसा इंसान नहीं देखा। मतलब कोई किसी के साथ इस तरह से जबरदस्ती कैसे कर सकता है? मुझे लगता है मेरे डैड को मुझे आपकी कंप्लेंट करनी ही होगी। अभिमन्यु उसकी तरफ देखकर तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्या बताओगी तुम अपने डैड को कि मैं हॉट हूँ, मैं गुड लुकिंग हूँ, सेक्सी हूँ? ये सब बताओगी तुम अपने डैड को? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर जो डेविल स्माइल थी, उसने रावी को चुप कर दिया था। वो ही तो ये सब अभी अभी अभिमन्यु से बोल रही थी। अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, वैसे आज तक मेरी तारीफ तो बहुत सारी लड़कियों ने की है, लेकिन ये तारीफ थोड़ी इनडायरेक्ट थी पर मुझे अच्छी लगी। रावी गुस्से से बोली, मैंने आपकी तारीफ नहीं की थी, और अगर आपको मेरी बातें आपकी तारीफ लगी तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। अभिमन्यु हंसा और बोला, सीरियसली, क्या तुम्हें सच में मैं बेवकूफ़ लगता हूँ मिस वाइन? उसकी बात पर रावी बस उसकी तरफ देखती रह गई। अभिमन्यु बेवकूफ़ तो कहीं से भी नहीं था, इसलिए वो उसे बेवकूफ़ तो कह ही नहीं सकती थी। उसे चुप देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। रावी ने गुस्से से मुट्ठियां कस ली। अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर चुपचाप बैठी रहोगी तो मैं सिर्फ तुम्हें रावत मेंशन ड्रॉप करूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे परेशान करोगी तो आई प्रॉमिस मिस वाइन, मैं तुम्हें सिर्फ ड्रॉप तो बिल्कुल नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर रावी का दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना भूल गया। इस वक्त अभिमन्यु की आवाज़ ही बहुत ज़्यादा इंटेंस थी। कुछ ही देर बाद अभिमन्यु की गाड़ी अब रावत मेंशन के बाहर रुकी तो रावी गुस्से से लाल होती हुई बाहर निकलने लगी, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। उसने अभिमन्यु की तरफ देखा और बोली, खोलिए इसे। अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, इस दुनिया में कुछ भी फ्री का नहीं मिलता है मिस वाइन, थोड़ी कीमत तो हर एक चीज़ की होती है। रावी गुस्से से बोली, मुझे नहीं पता था आप ड्राइवर है। अभिमन्यु तिरछा मुस्कुराया और बोला, ड्राइवर नहीं, हैवी ड्राइवर। अगर तुम कहो तो तुम्हें राइड करके बताऊं। उसकी इस बात से रावी की बोलती अब एक बार फिर से बंद हो गई थी। वो कुछ पल चुप रहने के बाद बोली, बताइए दरवाज़ा खोलने की कीमत। अभिमन्यु कुछ पल उसे यूं ही देखता रहा और फिर अचानक उसने यूं ही गाड़ी का दरवाज़ा अनलॉक कर दिया। रावी हैरान हुई। अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, इसकी कीमत मैं तुमसे बाद में वसूल लूंगा, वो भी अच्छी तरह से, अब जाओ। ये बोलते हुए उसने सामने की तरफ इशारा किया, जहां पर रावत मेंशन का गेट था। रावी गुस्से से मुंह बनाते हुए गाड़ी से बाहर निकली और सीधा मेंशन के अंदर चली गई। अभिमन्यु उसे अपनी गहरी नज़रों से देख रहा था और कुछ पल उसे यूं ही देखने के बाद वो भी वहां से जा चुका था। वो जैसे ही अंदर की तरफ आते ही सीधा अपने रूम में चली गई। चेरी जो सीढ़ियां उतर रही थी, जब उसने रावी को इतनी फ्रस्ट्रेटेड होते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे उसके रूम में आई। वहीं रावी ने रूम में आते ही अपना बैग जोर से सामने बेड पर फेंका और गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसने लगी। उसे वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई उसे कंट्रोल करे, कोई उसे इस तरह से अपने इशारों पर नचाए। आज तक कभी व्योम और धरा ने भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की थी और ना ही उसके साथ किसी तरह से कुछ जबरदस्ती की थी। रावी हमेशा अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीती आई थी और अब अभिमन्यु ने एक ही दिन में उसकी नाक में दम कर दिया था। एक तो क्लास में सबके सामने उसे इंसल्ट किया और दूसरा उसे बिना इसकी परमिशन के किस किया। वो एक गहरी सांस लेकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी पीछे से चेरी उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ रावी, तुम इतना परेशान क्यों हो? चेरी की आवाज़ सुनकर रावी के कदम रुक गए। उसने पलटकर चेरी की तरफ देखा। चेरी उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? किसी ने तुम्हें परेशान किया? किसी से पंगा हुआ तुम्हारा? रावी गुस्से से कांपते हुए बोली, है एक बैंगन जो मेरे नाक में दम कर रहा है। बट डोंट वरी, आज तक मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से छछूंदरों को हैंडल किया है, इसे भी मैं हैंडल कर ही लूंगी। चेरी उसकी बात सुनकर हंसी और बोली, पर जिस तरह से तुम फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रही हो, मुझे नहीं लगता तुम उसे हैंडल कर पा रही हो रावी। उसकी बात सुनकर रावी ने मुंह बनाया, क्योंकि एग्जैक्टली उसके साथ यही तो हो रहा था। वो अभिमन्यु को हैंडल नहीं कर पा रही थी। चेरी ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोले, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो सबसे पहले तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल किया करो। जो चीज़ गुस्से से हैंडल नहीं होती ना, वो प्यार से हैंडल करने। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही रावी बोली, प्लीज़ ये प्यार वाला ज्ञान मुझे मत देना चेरी दी। मॉम भी बस मुझे यही प्यार वाला ज्ञान देती है, पर आपको पता है
कुछ लोग प्यार से हैंडल करने लायक ही नहीं होते और यू नो वॉट, हाँ अभी फ़िलहाल मैं उस इंसान को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे उसका मुंह बंद करने में और मुझे पता है मुझे ये कैसे करना है। चेरी बस उसे देखती रह गई। रावी अब सच में बहुत गुस्से में लग रही थी और जब वो गुस्से में हो उसे छेड़ना किसी के लिए भी सेफ नहीं था, तो चेरी भी अब उसे और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। वही रावी ने अपने कपड़े लिए और चुपचाप वॉशरूम में चली गई। चेरी मुस्कुराते हुए बोली, ये तीनों भाई बहन बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल डेट पर गए हैं। और मैं मेरी स्ट्रॉबेरी पर। यस आई नो वो थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप है बट आई लव माई स्ट्रॉबेरी। तकरीबन 3-4 घंटे बाद चेरी अब अपने रूम में थी। रात के तकरीबन 8:30-9 बजे बज चुके थे। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था चेरी को दिव्यांश की कही हुई बातें याद आ रही थी। दिव्यांश ने उसे क्लब में बुलाया था लेकिन चेरी क्लब में बिल्कुल भी नहीं जाने वाली थी, ये उसने सोच लिया था। धरा ने उसे डिनर के लिए नीचे बुलाया तो वो चुपचाप डिनर के लिए नीचे गई और फिर सबके साथ डिनर करके वापस आ गई, लेकिन वहां पर दिव्यांश नहीं था और अब तकरीबन 9:30 बज चुके थे। चेरी बेड पर आए और अपने फ़ोन की तरफ देखने लगी। आज सुबह जब कार्तिक का कॉल आया था, उसके बाद उसे कार्तिक का ना ही कोई कॉल आया और ना ही कोई मैसेज। चेरी समझ चुकी थी कि वो उससे नाराज है, इसलिए वो कार्तिक को कॉल करने के बारे में सोच रही थी। अभी वो कार्तिक का नंबर डायल ही कर रही थी कि उसे सामने से एक नंबर से कॉल आया। वो नंबर अननोन था। कुछ सोचते हुए चेरी ने कॉल रिसीव किया तो सामने से एक आवाज़ आई, मैं क्लब 19 का मैनेजर बोल रहा हूँ। प्लीज़ आप यहाँ जल्दी आ जाए। आपके हस्बैंड मिस्टर दिव्यांश रावत की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, उनके सर से खून बह रहा है। वो हॉस्पिटल जाने से भी मना कर रहे हैं और बस आपको अपने पास बुलाने का कह रहे हैं। प्लीज़ आप अगर उन्हें बचाना चाहती है तो जल्दी से आ जाए। इतना सब कुछ सुनकर चेरी एकदम हैरान रह गई। वो तुरंत बोली, एवोकाडो के सर से खून बह रहा है, लेकिन क्यों, क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? सामने से एक बार फिर से आवाज़ आई, अगर वो ठीक होती तो मैं आपको फ़ोन क्यों करता? प्लीज़ आप जल्दी से आ जाए। ये बोलकर अब सामने से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो चुका था। चेरी अपने फ़ोन की तरफ देखती रह गई। उसकी धड़कन जैसे धड़कने से इनकार कर रही थी। उसे दिव्यांश की टेंशन हो रही थी। इस वक्त उसके दिमाग में और कुछ आ ही नहीं रहा था, बस सिर्फ और सिर्फ दिव्यांश चल रहा था। दिव्यांश का चेहरा, वो भी अब वाला नहीं बल्कि बचपन वाला। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो तुरंत बोली, मैं अपने एवोकाडो को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। वो मुझे बुला रहे हैं तो मैं जरूर जाऊंगी, मुझे जल्दी से उनके पास पहुंचना होगा, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। ये बोलकर वो जल्दी से अब अपने रूम से बाहर निकली और अगले ही पल पार्किंग एरिया में आकर उसने ड्राइवर को क्लब 19 चलने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश इस वक्त क्लब 19 के लग्जरियस रूम में बैठा था और उसके सामने वो मैनेजर खड़ा था जिसने चेरी को कॉल किया था। दिव्यांश ने नोटों का एक बंडल उसकी तरफ बढ़ाया तो उस आदमी ने तुरंत उसे लिया और मुस्कुराता हुआ उस रूम से चला गया। दिव्यांश के चेहरे पर अब डेविल स्माइल आ गई। वो चेरी के बारे में सोचते हुए बोला, बात तुम्हें अपने पास लाने की थी रेड, अब तुम मेरे पास कैसे आई? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी हो और तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। ये बोलते हुए उसकी वो डेविल स्माइल और भी ज्यादा इंटेंस हो गई थी। द क्लब 19। चेरी की गाड़ी क्लब के बाहर आकर रुकी और वो ड्राइविंग सीट से बाहर निकलकर अंदर की तरफ आई। इस वक्त वो काफ़ी परेशान लग रही थी। हालांकि वो ये बात धरा और व्योम को भी बता सकती थी, लेकिन वो धरा को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्हें बिना बताए ही वो क्लब आ गई, क्योंकि उसे मैनेजर ने कहा था कि वो उसका नाम पुकार रहा है। वो लोग उसे अस्पताल लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन दिव्यांश मना कर रहा है और ये बोल रहा है कि उसे चेरी चाहिए। ऐसे में वो भला खुद को कैसे ही रोक सकती थी। वो तेज कदमों के साथ अंदर की तरफ आए और आते ही उसने मैनेजमेंट एरिया पर दिव्यांश के बारे में पूछा तो एक लड़का जल्दी से बोला, अरे उनकी हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है, आप जल्दी से मेरे साथ चल। ये बोलते हुए वो आगे की तरफ बढ़ गया। वो रूम एरिया की तरफ जा रहा था। चेरी को थोड़ी हिचकिचाहट तो हो रही थी, लेकिन दिव्यांश से ऊपर तो उसके लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो चुपचाप उस लड़के के पीछे पीछे आए और फिर उस लड़के ने एक रूम का दरवाज़ा खोला। रूम नंबर 301। चेरी तुरंत उस रूम के अंदर आई, लेकिन जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर हुई, पीछे से उस लड़के ने दरवाज़ा बंद कर दिया। चेरी ने तुरंत पलट कर दरवाजे की तरफ देखा, जो बंद हो चुका था। वो हैरान रह गई। अगले ही पल अब उसने अंदर की तरफ देखा और बोली, एवोकाडो। ये बोलकर दूसरे ही पल वो बिल्कुल चुप हो गई, जब उसकी नज़र सामने ही बैठे दिव्यांश पर गई, जो किंग साइज चेयर पर अपने हाथ आगे की तरफ रख कर बैठा था।
उसके एक हाथ में जलती हुई सिगरेट थी और दूसरे हाथ में वाइन का ग्लास। उसे यूं देखकर चेरी को अब जाकर रियलाइज हुआ कि वो एक बार फिर से बेवकूफ़ बन चुकी है, क्योंकि दूर से ही पता चल रहा था दिव्यांश को ना तो कहीं चोट लगी है और ना ही उसे कहीं हॉस्पिटल लेकर जाने की ज़रूरत है। वही दिव्यांश के चेहरे पर भी डेविल स्माइल थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम तो कह रही थी कि तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता रेड, बेशक से कुछ भी हो जाए, अब तो मेरे पास नहीं आओगी, लेकिन तुम तो मेरे पास खींची चली आई। तुम्हें पता क्या चला कि मेरी हालत खराब है? तुम तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर दौड़ी दौड़ी मेरे पास आ गई। अभी भी तुम यही कहोगी क्या कि तुम्हें इस दिव्यांश रावत से कोई फर्क नहीं पड़ता? उसकी बात सुनकर चेरी गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन दिव्यांश से ज्यादा गुस्सा तो उसे खुद पर आ रहा था, क्योंकि दिव्यांश की तो फितरत ही थी उसे बेवकूफ़ बनाना, पर वो कब से इतनी बेवकूफ़ हो गई कि एक फ़ोन कॉल पर ही इस तरह से भागी भागी यहाँ पर आई, बिना ये सोचे समझे कि ये सब कुछ दिव्यांश का ट्रैप भी तो हो सकता है। वो व्यंग्य से बोली, आपके अंदर दिमाग तो बहुत है मिस्टर दिव्यांश रावत, काश जितना दिमाग है उतना दिल भी होता तो बात ही क्या होती। दिव्यांश अपनी जगह से उठा और बोला, दिल और दिमाग में से हमेशा जीत दिमाग की होती है। दिल वाले हमेशा पछताते रह जाते हैं और जो दिल वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत बेवकूफ़ होते हैं। एग्जाम्पल मेरे सामने ही है, इसीलिए मुझे ये दिल चाहिए ही नहीं। चेरी गुस्से से बोली, दिल वाले लोग बेवकूफ़ नहीं होते हैं मिस्टर दिव्यांश रावत, वो मासूम होते हैं और आप जैसे लोग उनकी मासूमियत से खेलने के शौकीन। दिव्यांश तिरछा मुस्कुराया और बोला, खेल खेलने के लिए ही होते हैं रेड, और सामने वाला हमसे खेलता तब है जब हम उन्हें खुद से खेलने का मौका दें। अगर तुम चाहती तो तुम उस फ़ोन कॉल पर मना कर सकती थी कि बेशक से कुछ भी हो जाए तुम यहाँ नहीं आओगी। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती उठाकर वहाँ से यहाँ तो लाया नहीं हूँ। तुम खुद आए हो अपनी गाड़ी ड्राइव करके और ऑलमोस्ट रोती हुई आए हो, हाथ पैर शिविर कर रहे थे तुम्हारे। उसकी बात सुनते हुए चेरी हैरान थी कि उसे कैसे पता उसकी हालत खराब थी। हाँ, सच में वो पैनिक हो रही थी। जिस इंसान से हमने प्यार किया हो उसके बारे में अगर हमें कोई ऐसी खबर मिलेगी तो पैनिक होना लाजमी है। अगर दिव्यांश हार्टलेस है, दिव्यांश इमोशनलेस है, या फिर दिव्यांश को चेरी की फीलिंग्स की फिक्र नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि चेरी खुद बदल गई, उसका प्यार बदल गया। वैसी इंसान नहीं थी वो जो रातों रात अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर ले और बिल्कुल हार्टलेस हो जाए। चेरी उसकी तरफ देखते हुए शिकायती भरी नज़रों से बोली, आप लोगों की कमजोरी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना मिस्टर दिव्यांश रावत, कितना अच्छा होता अगर आप एक नज़र खुद को भी देखते। लोग आपके बारे में जानकर कैसा फील कर रहे हैं, लोगों को आपकी कितनी फिक्र है, लोगों की आंखों में आंसू है, उनके हाथ पैर शिविर कर रहे हैं। इन सब के अलावा अगर आपको ये पता होता कि आपने कितनी ओछी हरकत की है तो ज़्यादा बेटर होता। अगर आपको अपने बारे में पता होता कि आप कितने वाहियात इंसान हैं तो शायद और भी ज़्यादा अच्छा होता। लोगों की बॉडी के साथ तो आप खेल ही रहे थे। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दिव्यांश बोला, गलत लोगों की बॉडी नहीं रेड, सिर्फ और सिर्फ मेरी रेड की बॉडी। और सच बताऊं, आई लव प्लेइंग विद इट। उसकी बात सुनकर चेरी बस उसकी तरफ देखती रह गई। कितनी आसानी से उसने एडमिट कर लिया था कि हाँ, उसे चेरी के जिस्म के साथ खेलना अच्छा लगता है। मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, उसके जज्बात कोई मायने नहीं रखते, बस उसे उसके बदन के साथ खेलना है। वो गुस्से से बोली, हाँ, लोगों की बॉडी के साथ तो आपको खेलना बहुत अच्छा लगता है और अब आपको लोगों के इमोशंस के साथ खेलने में भी मजा आ रहा है ना? कितना प्राउड फील हो रहा होगा आपको खुद पर। दिव्यांश मुस्कुराते हुए बोला, बहुत। ये बोलते हुए अब वो बिल्कुल उसके करीब आ गया था। उसने उसकी कमर पर अपना हाथ रख लिया था और उसे इंटेंस नज़रों से देखने लगा था। चेरी गुस्से से बोली, लेकिन मुझे आपके इस खेल में शामिल नहीं होना। आपको पसंद होगा ये सब, लेकिन मुझे नहीं पसंद। मेरे लिए लोगों के जज्बात जितने मायने रखते हैं ना, अपने जज्बात भी उतने ही ज़्यादा मायने रखते हैं। और मैं खुद को किसी के हाथों का खिलौना नहीं बनने दूंगी। ये बोलते हुए उसने दिव्यांश के सीने पर अपना हाथ रखा और उसे खुद से दूर करने लगी, लेकिन दिव्यांश उसे छोड़ ही नहीं रहा था। उसने उसकी कमर पर अपना हाथ अब और भी ज्यादा कस दिया था। चेरी गुस्से से बोली, छोड़िए मुझे मिस्टर दिव्यांश रावत। दिव्यांश मुस्कुराया और बोला, नहीं छोड़ूंगा, अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ और तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करने लगी। चेरी गुस्से से बोली, मैंने कहा ना, मैं आपको खुद के साथ खेलने नहीं दूंगी। दिव्यांश उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोला, लेकिन मैं तो खेलूंगा और मैं भी देखता हूं कि तुम मुझे कैसे रोकती हो। ये बोलते हुए अगले ही पल उसने हल्का सा नीचे झुककर उसे अपने कंधे पर उठा लिया। चेरी एकदम हैरान रह गई।
कल तो उसने ड्रग्स की गोलियां दी थी और फिर उसके साथ वो सब किया था, लेकिन आज तो वो दोनों होश में थे। आज तो चेरी उसे मना कर रही थी, क्या दिव्यांश अब उसके साथ जबरदस्ती करेगा? ये सोचकर उसे दिव्यांश पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दिव्यांश उसे लेकर सीधा बेड पर आया और अगले ही पल उसे बेड पर पटककर उसे इंटेंस नजरों से देखने लगा। चेरी गुस्से से बोली, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते मिस्टर दिव्यांश रावत। दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम मुझे बार बार मिस्टर दिव्यांश रावत क्यों बोल रही हो रेड? मैंने कहा था ना, तुम अकेले में मुझे एवोकाडो बुला सकती हो। तुम्हारे मुंह से एवोकाडो सुनना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन दूसरों के सामने नहीं। चेरी व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, यही तो प्रॉब्लम है आपकी दिव्यांश की, आपको जो भी करना है, जो भी चाहिए, जो भी पसंद है, वो अकेले में पसंद है। दूसरों के सामने तो आप मुझे शायद एक नज़र देखना भी पसंद नहीं करते, और अकेले में आप मेरे साथ क्या क्या हरकतें करते हैं, ये तो आपको खुद को मुझसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है। किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करना, उसे ड्रग्स देकर उसके साथ इंटीमेट होना। उसकी बात सुनकर दिव्यांश उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, मैंने जबरदस्ती तुम्हारे साथ कब की रेड? हम दोनों के बीच पहले जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी मर्जी से हुआ था, तुमने मुझे रिस्पांस दिया था। चेरी भी तुरंत बोली, लेकिन मैं आपकी बातों में बहक गई थी, मुझे लगा आप मुझसे प्यार करते हैं। दिव्यांश भी जल्दी से बोला, तो फिर ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी बेवकूफ़ी है, इसमें मैं गलत कहाँ से हुआ? हाँ, कल मैंने तुम्हें ड्रग्स दिए, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शंस नहीं थे, तुमने कोई और ऑप्शन मेरे लिए छोड़ा ही नहीं। तुम उस कार्तिक के पास जाना चाहती थी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चेरी गुस्से से बोली, क्यों पसंद नहीं आपको मेरा उस कार्तिक के पास जाना? आप भी तो निहारिका के पास जाते हैं ना, निहारिका से शादी कर रहे हैं आप, तो फिर आप मुझे कार्तिक के पास जाने से कैसे रोक सकते हैं? और अभी तो मैं फ़िलहाल उनसे सिर्फ मिलने जा रही थी, कल को हम दोनों की शादी होगी और उसके बाद तो और भी बहुत कुछ। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक से दिव्यांश बिल्कुल उसके ऊपर झुका और अगले ही पल उसने अपनी उंगलियों से चेरी का चेहरा कसकर जकड़ लिया। चेरी एकदम सुन्न हो गई। उसे अपना चेहरा दिव्यांश के हाथ में पूरी तरह से जकड़ा हुआ महसूस हो रहा था और उसे दर्द भी हो रहा था। दिव्यांश गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, कई बार तुम ऐसी बातें करती हो जो मुझे बहुत पसंद आती है, लेकिन कई बार तो ऐसी बातें करती हो रेड जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, और फिर मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें कुछ बोलने का मौका ही ना दूं। उसकी बात सुनकर चेरी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दिव्यांश की बातों का मतलब क्या है, और अब अगले ही पल दिव्यांश ने उसके चेहरे को एक झटके से छोड़ दिया, लेकिन दूसरे ही पल उसके सिर के पीछे अपना हाथ रख दिया था और उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया था। चेरी गुस्से से कुछ बोलने को हुई, लेकिन वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही दिव्यांश ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। चेरी कुछ बोल ही नहीं पाई। उसके हाथ तुरंत दिव्यांश के कंधों पर आ गए और वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन दिव्यांश रोक ही नहीं रहा था। वो लगातार चेरी पर हावी हुए जा रहा था। चेरी को अपने होठों में दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन दिव्यांश उसे छोड़ ही नहीं रहा था। जब चेरी की सांसें उखड़ने लगी तो दिव्यांश ने उसे छोड़ा। चेरी ने उसे और भी ज्यादा गुस्से से देखा। इस वक्त मन तो उसका ये कर रहा था कि वो दिव्यांश पर अपना हाथ उठा दे, लेकिन किसी तरह उसने खुद को रोका। वो दिव्यांश से उलझना भी नहीं चाहती थी। दिव्यांश अपनी देविल नजरों से उसे देख रहा था और अब चेरी अपनी जगह से उठी और वहां से जाते हुए बोली, आई जस्ट हेट यू दिव्यांश, आई जस्ट हेट यू। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू थे और वो वहां से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। दिव्यांश डेविल स्माइल से उसे देख रहा था। चेरी ने दरवाजे पर आकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। वो लगातार दरवाजे को खींचने लगी, लेकिन हार कर अब उसने वापस पलट कर दिव्यांश को देखा, जिसके चेहरे की स्माइल बता रही थी कि वो बेशक से जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन दरवाजा नहीं खोल पाएगी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे यहाँ से जाना है दिव्यांश, दरवाजा खोलिए। दिव्यांश मुस्कुराया और बोला, दरवाजा नहीं खुलेगा रेड, और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक वो खेल नहीं खत्म हो जाता जिसे खेलने के लिए मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया है। यू नो वॉट आई मीन। उसकी बात सुनते हुए चेरी हैरानी से बोली, आप इतने घटिया कैसे हो सकते हैं दिव्यांश? पहले तो आप ऐसे नहीं थे। दिव्यांश डेविल स्माइल के साथ बोला, दिव्यांश रावत कुछ भी कर सकता है। जो चीज़ उसे पसंद हो उसे अपने करीब लाने के लिए फ़ोन कुछ भी कर सकता है, और तुम सिर्फ मेरी पसंद नहीं हो रेड, तुम तो मेरा। ये बोलते हुए वो चुप हो गया था। वही उसकी इतनी सी बात सुनकर ही चेरी का दिल जोरों से धड़कने लगा था।
वो भी जानना चाहती थी दिव्यांश से कि आखिर वो उसके लिए है क्या, लेकिन दिव्यांश अब बिल्कुल खामोश था। वो अब बिस्तर से उठकर उसके करीब बढ़ रहा था और साथ ही साथ अपनी शर्ट के बटन भी खोल रहा था। चेरी गहरी गहरी सांसें लेते हुए पीछे दरवाजे से लग गई और अब दिव्यांश बिल्कुल उसके ऊपर झुक गया। उसकी वो गहरी गहरी सांसें दिव्यांश को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी और अब दिव्यांश ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा। चेरी एकदम से कांप उठी। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। दिव्यांश अपना हाथ उसकी पीठ पर ले जाने लगा और धीरे धीरे उसकी उंगलियां चेरी की पीठ पर ऊपर की तरफ पहुंच चुकी थी, जहां पर उसके इनरवियर की हुक थी। चेरी कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही दिव्यांश ने उस हुक को खोल दिया और बोला, आई वॉन्ट लव योर रेड। उसकी बात सुनकर चेरी ने तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखा। दिव्यांश के चेहरे पर अब उसे अपने लिए हसरत नजर आ रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने दिव्यांश का गिरबान पकड़ लिया। वो रोते हुए बोली, क्यों खेलना है आपको मेरे साथ दिव्यांश? क्यों मैं आपको एक खिलौना लगती हूँ? आखिर मेरी गलती क्या है? कम से कम मुझे इतना तो बता दीजिए कि क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया मैंने जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? क्यों रुला रहे हैं आप मुझे? ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और अब दिव्यांश ने उसके गालों पर झुककर उसके उन आंसुओं को पीना शुरू कर दिया था। चेरी के रोंगटे खड़े हो गए। द क्लब 19। चेरी दिव्यांश का गिरेबान पकड़कर उससे सवाल किए जा रही थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू बेहिसाब बह रहे थे, लेकिन अब दिव्यांश ने उसके आंसुओं को चूमना शुरू कर दिया था। वो उसके आंसुओं को अपने होठों के अंदर लेकर पिए जा रहा था, जिसकी वजह से चेरी के रोंगटे खड़े हो चुके थे। उसकी आंखें रोने की वजह से बंद हो चुकी थी, लेकिन अब वो अपनी आंखें खोलकर दिव्यांश की तरफ देख रही थी और उसे ये हरकत करते हुए देख पता नहीं क्यों, लेकिन एक बार फिर से जैसे दिव्यांश के लिए उसकी धड़कनों ने तेज होना शुरू कर दिया था। दिव्यांश उसके आंसू पीने के बाद उसके चेहरे से हटा और बोला, कितना दिल दिखा रहा हूं ना मैं तुम्हारा? बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना तुम्हें मुझ पर? मन कर रहा होगा कि मेरी जान ले लो? चेरी तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं। आपकी जान लेना तो मैं सोच भी नहीं सकती, लेकिन हाँ इतना जरूर मन कर रहा है कि मैं अपनी जान दे दूं। चेरी की ये बात सुनकर दिव्यांश ने तुरंत उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ते हुए बोला, खबरदार अगर ऐसी बात भी की तो अपने आप को एक खरोच भी पहुंचाई ना तुमने तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसकी बात सुनकर चेरी बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसे अपने सिर के पीछे दर्द हो रहा था, लेकिन उसे उस दर्द की परवाह नहीं थी, क्योंकि वो दर्द कुछ भी नहीं था उस दर्द के आगे जो उसे अपने सीने में हो रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप चाहते हैं कि मैं अपने आप को एक खरोच भी ना पहुंचाऊं, और आप जो मुझे दर्द दे रहे हैं उसका क्या? दिव्यांश छत से बोला, अब नहीं दूंगा। चेरी व्यंग्य से हंसी और बोली, रहने दीजिए दिव्यांश, मत। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दिव्यांश एक बार फिर से उसके करीब होकर बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, प्लीज मुझे एवोकाडो कहकर बुलाओ ना। चेरी झट से बोली, बिल्कुल भी नहीं। ये सब कहने की जरूरत नहीं है आपको दिव्यांश, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि एक बार फिर से आप मुझे अपनी बातों में फंसाना चाहते हैं ना, लेकिन इस बार मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी। दिव्यांश तुरंत बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं तुम्हें अपनी बातों में फंसाना चाहता हूँ रेड? बिल्कुल भी नहीं। मैं अब सच में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो इट्स ओके, मैं तुम्हें कोई ड्रिंक नहीं पिलाऊंगा, कोई पानी नहीं पिलाऊंगा। फिर तो तुम मुझ पर यकीन करोगी ना? चेरी ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, मुझे नहीं पता। मुझे आपकी कोई बात ही नहीं सुननी, मुझे बस यहाँ से जाना है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। अगर तुम्हें मेरे करीब नहीं आना तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर भी नहीं जाने दूंगा। तुम आज रात यही रुकोगी, हम कल सुबह रावत मेंशन चलेंगे और मैं मॉम से कहूंगा कि तुम कार्तिक से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि हम दोनों शादी करेंगे। उसकी बात सुनकर चेरी हैरानी रह गई। आज पहली बार दिव्यांश अपने मुंह से ये बात कह रहा था कि वो दोनों शादी करेंगे। उसकी सांसें गहरी होने लगी थी। उसके एक्सप्रेशंस देखकर दिव्यांश ने अब उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और बोला, मैं जानता हूँ कल मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके बाद तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तब तक वेट करूंगा जब तक तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं हो जाता। तुम यहाँ से जाना चाहती हो ना? उसकी बात सुनकर चेरी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। वो सच में यहाँ पर नहीं रुकना चाहती। अगर दिव्यांश ये सब बातें कह भी रहा था तो वो पहले ये सब बातें होते हुए देखना चाहती थी। वो चाहती थी कि पहले दिव्यांश धरा से कहे कि चेरी कार्तिक से शादी नहीं करेगी, वो दिव्यांश से शादी करेगी।
दिव्यांश खुद आगे बढ़कर उन दोनों की शादी की बात करेगा, उसके बाद ही वो दिव्यांश पर यकीन करेगी। जैसे ही उसने अपना सर हाँ में हिलाया, दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराकर बोला, ठीक है तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन अकेली नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हें घर जाना है ना, तो मैं तुम्हें घर लेकर चलूंगा, मुझे भी बस घर के लिए ही निकालना है। हम दोनों साथ जाएंगे, फिर तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं ना। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए चेरी सोच में पड़ गई थी। अभी भी उसे दिव्यांश पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अगर वो दोनों घर जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, इसलिए उसने बस हल्का सा अपना सिर हिलाया। दिव्यांश मुस्कुराया और अगले ही पल उसने चेरी का चेहरा आगे की तरफ कर उसके माथे को बड़े ही प्यार से चूम लिया। चेरी की आंखों से आंसू बरस गए। दिव्यांश ने उसे सीने से लगाया और बोला, आई एम सो सॉरी रेड, जो मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया, लेकिन आई प्रॉमिस अब मैं तुम्हें जरा सा भी हर्ट नहीं करूंगा। कल सुबह होते ही मैं तुम्हारे सारे डाउट दूर कर दूंगा। आई प्रॉमिस अब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। ये बोलते हुए उसने चेरी को कसकर अपनी बाहों में जकड़ रखा था। चेरी के हाथ मुट्ठी में बंधे हुए थे, लेकिन अब दिव्यांश की इतनी बातें सुनकर उसने अपने हाथों को आगे की तरफ बढ़ाया और उसकी पीठ पर रख लिया। ऐसा नहीं था कि चेरी स्ट्रांग नहीं थी, वो बहुत स्ट्रांग थी। दुनिया में सबके होते हुए भी अकेले रहना किसी कमजोर इंसान के बस की बात तो हो ही नहीं सकती। अपने ही प्यार को किसी और के पास जाते हुए देखना, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट बरकरार रखना, ये कमजोर इंसानों की बस की बात नहीं थी। लेकिन वो इतनी भी स्ट्रांग नहीं थी कि उसके सामने उसका प्यार उसे एक्सेप्ट करे और वो मुंह मोड़ ले। वो दिव्यांश पर आसानी से यकीन नहीं कर सकती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उस पर जरा सा भी यकीन नहीं कर सकती थी। दिव्यांश ने उसे खुद से अलग किया और बोला, चले। चेरी ने एक बार फिर से अपना सर हिलाया और वो दोनों अब बाहर की तरफ आ गए। बाहर आकर वो दोनों दिव्यांश की गाड़ी में बैठे और उनकी गाड़ी रावत मेंशन के लिए निकल गई थी। लेकिन अचानक ही अब दिव्यांश ने रास्ते में गाड़ी रोकी तो चेरी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। दिव्यांश मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा और चेरी को समझ नहीं आया कि आखिर अब दिव्यांश क्या करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ रावत मेंशन, रावी इस वक्त अपने बेड पर बैठी थी और उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु के ख्याल चल रहे थे। उसकी आंखों के सामने बार बार अभिमन्यु का चेहरा घूम रहा था। अचानक ही वो खुद पर इरिटेट होते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे बार बार उस चुकंदर की याद क्यों आ रही है। वो कौन सा मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है? वेट, मेरा तो बॉयफ्रेंड ही नहीं है, ना एक्स ना नेक्स्ट। मैं ये टिपिकल गर्लफ्रेंड की तरह क्यों बिहेव कर रही हूँ? ओ गॉड, क्या बोले जा रही हूँ मैं तो किसी की गर्लफ्रेंड ही नहीं हूँ। इस अभिमन्यु खुराना ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अब तो मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर ये कौन से खेत की मूली है। ये बोलते हुए उसने अब तुरंत अपना फ़ोन उठाया और अगले ही पल गूगल ऑन कर उस पर अभिमन्यु खुराना सर्च किया तो अगले ही पल उसके सामने अभिमन्यु खुराना की विकिपीडिया थी और उसे देखते हुए वो शॉक्ड रह गई थी। वो इंडिया के टॉप 2 बिजनेसमैन में से एक था, क्योंकि पहली पोजीशन पर तो व्योम रावत और दिव्यांश रावत थे और सेकंड पर अभिमन्यु को देखकर अब उसका दिल जैसे उसके सीने से बाहर निकलने का हो रहा था। मतलब इतना बड़ा बिजनेसमैन और ऐसे कॉलेज में प्रोफेसर। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया और बोली, अगर मैं इसकी कंप्लेंट करने डैड के पास जाऊंगी तो डैड पक्का मुझे ही 2 सुना देंगे और बोलेंगे कि मैं अपनी स्टडी पर फोकस नहीं करती। मैं डैड के पास नहीं जा सकती, बट मुझे इसे मजा चखाना है, पर मैं करूं तो करूं क्या? ये सोचते हुए वो अपना दिमाग लगा रही थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे वो अभिमन्यु खुराना को सबक को सिखा सके। अगले ही पल उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अभिमन्यु खुराना के बारे में और जानने के लिए दोबारा उसके नाम को सर्च किया, लेकिन जो वो पता लगाना चाहती थी वो उसे गूगल पर नहीं मिला तो वो तुरंत उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर आ गई। लेकिन अभिमन्यु का अकाउंट प्राइवेट था, तो जब तक उसे फॉलो ना कर ले तब तक उसे कुछ पता नहीं चलने वाला था, इसलिए उसने अपने फेक अकाउंट से उसे फॉलो किया। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु, जो इस वक्त अपने फ़ोन पर कुछ देख रहा था, जैसे ही उसे फॉलो रिक्वेस्ट मिली उस फेक नाम को देखकर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। अगले ही पल वो मुस्कुराते हुए बोला, अगर आना ही था तो अपने रियल अकाउंट से आती ना मिस वाइन, तुम तो फेक अकाउंट से आए हो। बट कोई बात नहीं, इसमें भी मजा आएगा। ये बोलते हुए उसने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। रावी ने जैसे ही देखा कि उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है, उसका चेहरा एकदम से ब्लैंक हो गया, क्योंकि उसने रिक्वेस्ट कर तो दी थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा थी कि अब वो क्या करे। वो बस अभिमन्यु की पिक्चर्स और वीडियो देखे जा रही थी और उसमें उसे शर्टलेस देखकर उसका गला सूख रहा था। शर्टलेस बॉडी जिस पर पसीना था, कहीं उस पर धूप आ रही थी तो कहीं वो लाइट में खुद को फ्लॉन्ट कर रहा था।
किसी में वो जिम कर रहा था तो किसी में बीच पर बैठा रिलैक्स कर रहा था। उसे देखते हुए रावी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसी बिजनेसमैन को देख रही है, किसी प्रोफेसर को या फिर किसी एक्टर और इन्फ्लुएंसर को। गलती से उसने एक वीडियो को लाइक कर दिया और अगले ही पल वो नोटिफिकेशन अभिमन्यु के पास पहुंच गया, लेकिन जब तक वो चेक करता तब तक रावी ने वो लाइक हटा दिया था। अगले ही पल उसने अपना माथा पीटा और बोली, मैं तो अपने फेक अकाउंट से गई हूं ना, उस चुकंदर को कौन सा पता चलेगा कि ये मैं हूं। लाइक कर ही देती हूं। ये बोलकर उसने दोबारा उसे लाइक कर दिया और उसका वो लाइक देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर एक बार फिर से डेविल स्माइल आ गई थी। अपनी मिस वाइन को इस तरह से हड़बड़ाते हुए देख उसे काफी अच्छा लग रहा था। रावी आराम से उसकी फोटोज और वीडियो देख रही थी कि तभी अचानक से उसके हाथों से फोन गिरते गिरते बचा, क्योंकि उसका फोन वाइब्रेट हुआ था और उस पर अभिमन्यु का ही मैसेज आया था। अभिमन्यु के तकरीबन 15 मिलियन फॉलोअर्स थे और उन 15 मिलियन फॉलोअर्स को साइड में रखकर अभिमन्यु उसे मैसेज कर रहा था। ये सोचकर ही रावी का दिमाग घूम चुका था और वो मैसेज था, ही क्यूटी पाई। रावी गुस्से से बोली, कितना ठरकी है ये इंसान, अभी मैंने फॉलो किया और अभी ये मुझे मैसेज भी भेजने लगा और क्या बोल रहा है मुझे, क्यूटी पाई। वैसे तो मुझे मिस वाइन बोलता है, पता नहीं कौन सी लड़की का ये कौन सा नाम रखता है, एकदम छछूंदर कहीं का। पर मैं अब इसे रिप्लाई क्या करूं? मुझे जो जानना है वो मुझे कैसे पता चलेगा? ओह गॉड, करूं तो करूं क्या? ब्लॉक कर दूं क्या? नहीं नहीं, ब्लॉक नहीं करूंगी, आइटम तो मस्त है, ज्यादा नहीं तो अपनी आंखें ही सेक लूंगी, पर रिप्लाई क्या करूं? अगले ही पल अब उसके चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से मैसेज टाइप किया, हेलो मिस्टर हॉट। उसका ये मैसेज देखकर अभिमन्यु ने अपने सीने पर अपना हाथ रखकर अपना सीना सहलाया। इस वक्त वो शर्टलेस था और अपनी बॉडी को इस तरह से सहलाते हुए वो बहुत सेडिक्टिव लग रहा था। अभिमन्यु ने अगले ही पल अपना फोन हल्का सा ऊपर की तरफ किया और उसे अपनी चेस्ट की फोटो भेज दी। वो भी अपना हाथ अपनी चेस्ट पर रखकर, और जैसे ही वो फोटो रावी के पास आए रावी के पसीने छूटने लगे। उसे अपनी बॉडी में एक अलग ही हलचल सी मचती हुई महसूस हो रही थी और तुरंत अब उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर साइड में रख दिया। उसने सामने आग की तरफ देखा और उसका टेम्परेचर और भी ज़्यादा कम कर दिया। आज तक उसे इतनी गर्मी कभी नहीं लगी थी। उसकी हालत हद से ज़्यादा खराब हो रही थी।